हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में भाग 18 में आर्टिकल्स 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल्स में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो आइडिया है इमरजेंसी प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का, यह हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और जब इमरजेंसी ऑपरेशन में रहती है उस समय फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रहते हैं। ये जो विचार है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह हमने अडॉप्ट किया वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि इमरजेंसी प्रोविजंस का आइडिया हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो जाता है इमरजेंसी जब ऑपरेशन में रहती है उस समय, तो इस विचार को हमने कहाँ से लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रैशनैलिटी क्या थी इमरजेंसी प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के पीछे। तो जो संविधान निर्माता थे वह बखूबी इस बात को जानते थे कि सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो सकती है। ठीक है, कई बार अबनॉर्मल सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है और उस समय देश की इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की सॉवरेनिटी को बचाए रखने के लिए कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी लिए देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए सेफ गार्ड के रूप में आपातकालीन शक्तियां जो है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई, शामिल किए गए। ठीक है, और जब इमरजेंसी लगी होती है उस समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाती है। क्या हो जाती है? पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो पूरी तरह से टोटली सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। यानी कि इमरजेंसी के समय क्या होता है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वह क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बिना किसी अमेंडमेंट के होता है, बिना किसी संवैधानिक संशोधन के। इमरजेंसी के दौरान हमारे कंट्री की फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर के यूनिटरी हो जाती है, जो कि भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही यूनिक फीचर है। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं इस मामले में कि जो भी फेडरल कंट्री है विश्व में, अमेरिका भी, मतलब किसी भी फेडरल कंट्री में यह प्रावधान नहीं है कि समय के मांग पर या किसी सिचुएशन पर उसके जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सके। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है, हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ऐसी व्यवस्था करता है कि इमरजेंसी के समय पे फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर के यूनिटरी हो जाती है। ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी का चर्चा हमें देखने को मिलता है। क्या क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 352 के तहत लगने वाली नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, जिसे कि स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा गया है। और आर्टिकल 360 के तहत लगने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 352 के तहत लगने वाली नेशनल इमरजेंसी के बारे में। बाकी दो के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। किस किस ग्राउंड पर? तो यह 3 ग्राउंड्स पर, ठीक है, 3 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। वह ग्राउंड्स क्या क्या है? तो पहला वॉर यानी कि युद्ध, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, और तीसरा आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 3 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। इस 3 में से भी अगर पहला 2 ग्राउंड, ठीक है, पहले 2 ग्राउंड पर यानी कि वॉर, युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर यदि इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इमरजेंसी। कब? अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, के ग्राउंड पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो, और अगर तीसरे ग्राउंड यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। याद रहेगा दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी 2 तरह की हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब होती है? जब
पहले दो ग्राउंड यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर इमरजेंसी लगाया जाता है, और जब आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पर लगाया जाता है कि ग्राउंड पर लगाया जाता है तो वह होती है इंटरनल इमरजेंसी। और यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो आर्म्ड रिवेलियन शब्द है, जो तीसरा ग्राउंड है, इस शब्द के जगह तीसरे ग्राउंड में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। जी हाँ, 1978 से पहले 44th अमेंडमेंट से पहले आर्म्ड रिवेलियन के जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द मेंशन किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जब 1975 में, कब 1975 में तीसरे ग्राउंड पर इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर इंदिरा गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है, और उसके बाद जो भी उनके द्वारा कदम उठाए जाते हैं वह आज तक जस्टिफाई नहीं किया जा सका कि वह सही था। ठीक है, तो दोबारा से इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर कोई इमरजेंसी जिसकी आवश्यकता ना हो, ना लगाई जा सके, और कोई उस तरह के कदम फिर दोबारा ना उठाए जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1978 में। ठीक है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द था उसे हटाकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर आर्म्ड रिवेलियन शब्द जोड़ दिया गया। यानी कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर कोई इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की जा सकती। यदि आर्म्ड रिवेलियन होगा, शस्त्रों के साथ विद्रोह होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, तभी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकेगी। ठीक है, यानी कि कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि किस मतलब संशोधन द्वारा तीसरी जो ग्राउंड है आर्म्ड रिवेलियन शब्द जोड़ा गया। तो क्या होगा? 44th अमेंडमेंट द्वारा। याद रखिएगा कि किस अमेंडमेंट के द्वारा किस चीज़ को चेंज किया जा रहा है या फिर क्या चीज़ नया जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि जब एक्चुअल में वॉर हो, ठीक है, तभी, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जब आर्म्ड रिवेलियन हो, तब ही प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। जी नहीं, अगर उन्हें किसी सोर्स से यह पता भी चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो सेटिस्फाई हो जाएं कि ऐसी कोई डेंजर स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तब भी वह इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 3 ग्राउंड्स पर होती है, और कौन इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं। ठीक है, और जो इमरजेंसी लगाई जाती है वह या तो इंटायर कंट्री यानी कि पूरे भारत में लगाई जा सकती है, या तो फिर ओनली अ पार्ट यानी कि भारत के किसी विशेष भाग, किसी विशेष रीजन में भी लगाई जा सकती है। और यह जो बात है आज करंट टाइम पे कि ज़रूरी नहीं है कि इंटायर कंट्री में, बल्कि किसी एक पार्ट में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यह प्रावधान जोड़ा गया कब से? 38 अमेंडमेंट से। ठीक है, कब से? माफ़ी चाहूँगी, 42nd अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, 42nd कब से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, इंदिरा गवर्नमेंट लेकर आई थी, उन्होंने इस बात को जोड़ा कि अगर आवश्यकता पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगाने की नहीं है तो सिर्फ एक पार्ट में, एक रीजन में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, और ये कब आया था ये अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो दोस्तों 44th और 42nd दोनों अमेंडमेंट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख चुके कि इमरजेंसी इंटायर कंट्री में भी लग सकती है, केवल एक स्पेशल रीजन में भी लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? तो प्रेसिडेंट लगाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी लगा सकते हैं? जब उन्हें रिटन रिकमेंडेशन मिले। किसका रिटन रिकमेंडेशन? कैबिनेट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जब लिखित रूप में उसे आदेश देंगे, ठीक है, किन्हें? प्रेसिडेंट को, तभी वह इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। और ये जो कैबिनेट शब्द है ना दोस्तों, यह देखिए अपने पूरे इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पूरे भारतीय संविधान में केवल और केवल आर्टिकल 352 में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। मतलब कैबिनेट शब्द आप पूरे भारतीय संविधान में केवल एक जगह पाएंगे। कहाँ? आर्टिकल 352 में। वह भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया हुआ था। यह शब्द यानी कि कैबिनेट शब्द लिखा गया 44th अमेंडमेंट द्वारा। जी हाँ, क्योंकि यह जो प्रावधान है कि रिटन रिकमेंडेशन मिलने पर ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकेगी प्रेसिडेंट के द्वारा, यह व्यवस्था 44th अमेंडमेंट द्वारा की गई। कब की गई? 44th अमेंडमेंट द्वारा। इससे पहले यानी कि 44th अमेंडमेंट से पहले 1978 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर जो प्रेसिडेंट हैं वह बस एडवाइस दे देते थे
ठीक है, मतलब बस बोल देते थे, कोई रिटर्न रूप से देने का ज़रूरत नहीं होता था, तब भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे, इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं। हम यह भी देख चुके कि मतलब पूरे भारत में लगाया जा सकता है या किसी पार्ट में, ठीक है, कौन लगाता है और कब लगाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब लग जाता है उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कैसे अप्रूव करती है पार्लियामेंट और ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है, वह देख लेते हैं। तो जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, प्रोक्लेम कर देते हैं, तो 1 महीने के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 1 मंथ 30 डेज के अंदर पार्लियामेंट को, यानी कि दोनों हाउसेस को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होता है कि हाँ इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, और तब इमरजेंसी लगती है। अगर वह अप्रूव नहीं करते हैं 30 डेज 1 मंथ के अंदर, तो इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई रहती है वह अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये जो टाइम लिमिट है 1 मंथ, यह जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। जोड़ा नहीं गया, मतलब कि टाइम लिमिट कम किया गया, जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ था उसको कम किया गया, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 मंथ का टाइम था, ठीक है, कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट में इस 2 महीने के समय सीमा को कम करके 1 महीने कर दिया गया, यानी कि अब 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर ही पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता है, ठीक है। और यदि सोचिए इमरजेंसी लगी और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, या फिर अप्रूवल देने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में जब लोकसभा डिसॉल्व रहेगी, जो आवश्यक ये होता है वो तो राज्यसभा कर देती है, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए। तो जब नई लोकसभा बैठती है, ठीक है, न्यू जो मीटिंग बैठती है, जब नई लोकसभा इलेक्ट हो जाती है, तो एक सीटिंग बैठती है, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर जो पहली सीटिंग बैठती है ना, उसके 30 डेज़ के अंदर लोकसभा को क्या करना होता है, अप्रूव करना होता है, ठीक है। मतलब लोकसभा का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अगर उस वक्त डिसॉल्व है, तो जब लोकसभा दोबारा बैठे मतलब बनेगी, तो वह फर्स्ट सिटिंग से लेकर के 30 डेज़ के अंदर उसको अप्रूव करना ही होगा। अगर नहीं करती है तो वह खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, इमरजेंसी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों अप्रूव कर देती है, तो इमरजेंसी 6 मंथ के लिए कंटिन्यू होता है। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। और अगर फिर से और टाइम के लिए बढ़ाना है, तो फिर से 6 मंथ के लिए पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा। मतलब हर 6 महीने के बाद फ्रेश प्रोक्लेमेशन के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और ये अप्रूवल भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी, जी हाँ। और ये जो 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, यह भी जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। पहले ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी का जो प्रावधान है उसे भी 44th अमेंडमेंट द्वारा ही जोड़ा गया। इससे पहले 44th अमेंडमेंट से पहले 1978 से पहले स्पेशल मेजॉरिटी के साथ भी अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती थी तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता था। लेकिन आज के टाइम पे, करंट टाइम पे जो प्रावधान है वह क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा, तभी इमरजेंसी कंटिन्यू होगा, ठीक है। और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, या फिर 2/3, ठीक है, मतलब कि टोटल जो मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और जो प्रेजेंट और वोटिंग है, ठीक है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यानी कि सिंपल सा बात है कि 6 महीने के लिए ही एक बार में पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है इमरजेंसी को, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव करना होगा, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी की बात कही गई थी। अब हम देखते हैं कि इमरजेंसी जब लग जाती है तो फिर उसकी हटाने की, उसको समाप्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को अगर लगे कि जिस ग्राउंड पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वह ग्राउंड ही अब नहीं है, ठीक है, मतलब कि परिस्थितियाँ अब नॉर्मल हो गई है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रेसिडेंट कभी भी जब चाहे इमरजेंसी को रिमूव कर सकते हैं। दूसरी, तब जब लोकसभा यह रिजोल्यूशन दे दे कि अब इमरजेंसी को और कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और यह व्यवस्था 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया कि अगर लोकसभा 1/10, ठीक है, 1/10 मेंबर जो है कि रिटर्न नोटिस दे दे किसे,
या तो स्पीकर को अगर हाउस सेशन में है, और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को अगर रिटर्न नोटिस दे दे तो 14 दिन के अंदर, ठीक है, विद इन 14 डेज एक स्पेशल सिटिंग अरेंज की जाएगी, जिसमें मतलब कि ये डिसाइड होगा। अगर स्पेशल सिटिंग कह देती है कि हाँ आवश्यकता नहीं है इमरजेंसी कंटिन्यू करने की, तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, रिवोक कर दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं कंटिन्यू होगा तो ऑब्वियसली कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि रिवोक प्रेसिडेंट करते हैं, रिवोक भी, और कब करते हैं, या तो जब उन्हें लगे कि अब इसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है, या तो जब लोकसभा पास कर दे 1/10 मेंबर के मेजोरिटी से कि अब डिसॉल्व कर देना, मतलब इमरजेंसी को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो इसका जो नेशनल इमरजेंसी का जो इफ़ेक्ट है उसे हम 3 स्तर पर, ठीक है, 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला, इफ़ेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। दूसरा, इफ़ेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। और तीसरा, इफ़ेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो देखिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसे भी हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव पे क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो नेशनल इमरजेंसी जब लगी होती है उस समय सेंट्रल को, किसको, सेंटर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देने का, किसको, स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देने का अधिकार मिल जाता है, जो कि नॉर्मल टाइम पर उन्हें नहीं होता है, ठीक है। किसी भी विषय में वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है, कौन, सेंटर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रहती तो है, ठीक है, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि वह कंप्लीटली पूरी तरीके से सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है। मतलब कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के समय स्टेट जो स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है, सेंट्रल पावरफुल हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव पे भी इसी तरह का प्रभाव पड़ता है कि जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो पार्लियामेंट है उसे उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का अधिकार मिल जाता है जो स्टेट लिस्ट में शामिल है। बेसिकली जब नॉर्मल सिचुएशन होता है उस वक्त स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे यूनियन, सेंट्रल जो है वह लॉ नहीं बना सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के समय क्या हो रहा है, सेंट्रल का पावर क्या और एक्सटेंड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, वह स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी, विषय पर भी कानून बना सकेगी, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर का स्टेट और सेंटर के बीच में, किसके, स्टेट और सेंटर के बीच में, वह सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर सोचिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो स्टेट लिस्ट के का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उस पर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रावधान है उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल टाइम पे जो रहता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, उसमें हेर फेर कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। वह मतलब जैसा सिचुएशन हो या तो कैंसिल कर सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना समझिए कि नेशनल इमरजेंसी से सेंट्रल जो है कि वह पावरफुल हो जाती है, कुछ पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट के हाथों में भी आ जाते हैं, स्टेट जो है वह एक तरह से मतलब एक ये बनकर रह जाती है, मतलब उसका वो कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वह बिना सेंट्रल के परमिशन के नहीं ले सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकसभा पर और स्टेट असेंबली पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत ही मतलब कि दोनों पे, स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों पे लगभग एक ही सा असर पड़ता है कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, नॉर्मल टाइम टर्म क्या होता है 5 ईयर, वह एक्सटेंड हो जाता है। जी हाँ, मतलब कि लोकसभा की टाइम एक्सटेंड की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 साल के लिए, एट ए टाइम फॉर 1 ईयर, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी भी नॉर्मल टर्म क्या होती है 5 ईयर, उसे भी 1 ईयर ईच टाइम बढ़ाया जा सकता है। यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा
पॉइंट यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स, जो राइट्स गारंटेड राइट्स है, जस्टिसेबल राइट्स है, फोर्सिएबल राइट्स है, उन पर नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली दो आर्टिकल्स में इसके बारे में हम देखते हैं, आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 358 के तहत नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 19 से मिलने वाले 6 अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, और आर्टिकल 359 के तहत बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिलता है पार्ट 3 में, वह सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 और 21। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 से जो अधिकार हमें मिलते हैं वह नेशनल इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का डिफरेंस समझिए और डिटेल में समझिए कि आखिर क्या सुविधा इसके तहत मतलब कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को मिलती है नेशनल इमरजेंसी के समय। तो आर्टिकल 358 के तहत ना जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक खुद से आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, प्रोक्लेम की जाएगी, ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 से मिलने वाले सभी अधिकार क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 19 से मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ जो सेंट्रल है वह क्या कर सकेगा, कानून बना सकेगा। ठीक है, उसके खिलाफ एक्शंस ले सकेगा, और हम किसी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं जा सकते यह कह करके कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे आर्टिकल 19 से मिलने वाले अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन 359 के तहत जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसे सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है। जी हाँ, इमरजेंसी लगाने के बाद बाकी फंडामेंटल राइट्स खुद ब खुद सस्पेंड नहीं होते, उसके लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर जारी करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, ऑर्डर जारी करना पड़ता है, और वह भी 359 के तहत भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड किया जा सकता है। एक और अंतर है, वह यह है कि आर्टिकल 19 जो सस्पेंड होता है वो पूरे इमरजेंसी ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड होता है, लेकिन बाकी जो फंडामेंटल राइट्स जो ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं उसमें मतलब वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। वह चाहे तो पूरे इमरजेंसी टाइम के लिए सस्पेंड कर सकता है या फिर मतलब कि वह टाइम लिमिट भी फिक्स कर सकता है। ठीक है, मतलब वह पूरे इमरजेंसी के लिए सस्पेंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि अब तक कितनी बार इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा चुकी है। तो अब तक हमारे भारत में 3 बार, ठीक है, पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में डिक्लेयर की जा चुकी है। तो पहली जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1962 में, वह क्यों की गई थी, चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से। ठीक है, चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से 1962 में आपातकाल लगाया गया था, जिसे हटाया गया जनवरी 1968 में। सोचिए कितना टाइम तक इमरजेंसी था, 62 से 68 में हट रहा है। वह भी मतलब यूँ गवर्नमेंट अपने मर्जी से या फिर आसानी से नहीं हटा दी थी। कब हटा, जब वाद विवाद होने लगा, डिबेट्स होने लगे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट आया इस बात पर कि इतने दिन से इमरजेंसी लगी हुई है, हट नहीं रही है, तब जाकर के जनवरी 1968 में इमरजेंसी हटाया गया। ठीक है, और 1965 में देखिए पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था, लेकिन क्योंकि एक ऑलरेडी जो है कि इमरजेंसी ऑपरेशन में थी तो किसी फ्रेश प्रोक्लेमेशन की डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ठीक है, उसी तरह दूसरी इमरजेंसी लगती है 1971 में। कब, 1971 में, जब पाकिस्तान के द्वारा अटैक हुआ होता है तब लगाई जाती है दिसंबर 1971 में, और ठीक बाद में, ठीक है, 1970 के बाद 1975 में इमरजेंसी फिर से प्रोक्लेम की जाती है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर। मतलब कुल क्या देख रहे हैं हम, 1962, 1961 और 1965, 3 बार इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई। यहाँ पर एक बात समझिए कि जो 1962 और 1971 का, ठीक है, 1962 और 1971 का जो प्रोक्लेमेशन था वह किस ग्राउंड पर था, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर था। यानी कि 1962 और 1971 में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी वह एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। क्या थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्यों, क्योंकि वह एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर की गई थी। लेकिन 1975 में जो थर्ड प्रोक्लेमेशन हुआ था वह इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि थर्ड ग्राउंड पर हुआ था, यानी कि वह इंटरनल इमरजेंसी था। क्या था, इंटरनल इमरजेंसी। तो 2 बार
1962 और 71 में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई है अब तक के इतिहास में, और एक बार 1975 में इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि जो 38 अमेंडमेंट हुआ था ना, 38 अमेंडमेंट, उसके द्वारा, ठीक है, यह प्रावधान मतलब ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि अगर एक इमरजेंसी चल रही है और फिर किसी दूसरे इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इमरजेंसी चल रहा है तो दूसरा इमरजेंसी नहीं प्रोक्लेम की जा सकती है। तभी तो देखिए 1971 में इमरजेंसी लगा हुआ था, उसके बावजूद 1975 में वो हटा नहीं था। ठीक है, 1975 में इंदिरा गवर्नमेंट क्या करती है, इमरजेंसी इंटरनल मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, और कहीं ना कहीं अपने इसी कार्य को मतलब कोई चैलेंज ना कर दे कोर्ट में। ठीक है, इसीलिए वह 38 अमेंडमेंट लेकर के आती है 1975 में, और यह बात मतलब अमेंडमेंट के द्वारा शामिल कर देती है, ऐड कर देती है कि अगर एक इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो भी दूसरी इमरजेंसी आवश्यकता पड़ने पर डिक्लेयर की जा सकती है। तो यह कब जोड़ा गया था? 38 अमेंडमेंट 1975 में। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इमरजेंसी जो लगती है वह न्याय योग्य है? ठीक है, वह जस्टिसिएबल है? तो जी हाँ, आज हमारे पास जो मतलब सुविधा है उस अनुसार इमरजेंसी जो लगती है उसे चैलेंज किया जा सकता है, उसे मतलब जजमेंट उसका हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि क्या वह सही ग्राउंड्स पर लगाया गया, या क्या जिस ग्राउंड्स को बोल करके इमरजेंसी लगाई गई सचमुच ऐसी डेंजर की स्थिति थी। मतलब कि इमरजेंसी आज के डेट में जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है, जबकि 42nd अमेंडमेंट, जी हाँ सॉरी 38 अमेंडमेंट, ठीक है, 38 अमेंडमेंट में इंदिरा गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है उसे जुडिशियल रिव्यू के पावर से बाहर कर दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था यदि 352, 356 या 360 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो इस बात को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, यानी उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों 44th अमेंडमेंट जब आया, ठीक है, 44th अमेंडमेंट बेसिकली क्यों आया था? तो जो इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लगने के बाद जो अमेंडमेंट किया गया था, मनमाना अमेंडमेंट, जो मतलब कि मतलब कहें कि अपने मन के हिसाब से जो काम किया गया था दोबारा ऐसा कुछ ना किया जा सके, और जो भी मनमाना अमेंडमेंट किया गया है उसे सुधारने के व्यू से 44 अमेंडमेंट लेकर आई थी मोरारजी देसाई की सरकार, ठीक है, जनता पार्टी। कब? 1978 में। तो उन्होंने बहुत, और हम देख भी चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसमें 1975 में जिस ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई गई थी उस वर्ड को ही उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, और उसके जगह आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ दिया है। ठीक है, 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन जोड़ दिया कि 6 मंथ के लिए ही एक बार में इमरजेंसी लग पाएगी, और पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना होगा, लिख दिया गया। तभी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं जब उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन मिले। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को 44th अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। तो इसी के साथ यह भी बात 44 अमेंडमेंट में साफ कर दिया गया कि इमरजेंसी जो है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, और एक केस आया था 1980 में, मिनर्वा मिल, उसमें भी यह साफ किया गया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है कि वह क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, उसे भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।